बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय निकाल के सीधा जिनेवा से आप दिल्ली आ रहे हैं हमारे लिए रिपब्लिक भारत के समिट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब भारत की बात दुनिया भर में हो रही हो तो रिपब्लिक भारत पे तो आना ही पड़ेगा करने के लिए। अनुराग जी, आप चुनाव के बाद एक धुआंधार स्पीच के बाद हमारे मंच पर आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस समय मोदी 3.0 का गठन हुआ उस वक्त जो जितने चेहरे सरकार में थे उतनी ही चर्चा एक और चेहरे की थी और वो चेहरा आपका था। और वो चर्चाएं इसलिए थी क्योंकि मैं सीधा सवाल पूछूंगी, लोगों ने कहा अनुराग ठाकुर अब संगठन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए अब तैयार हैं? मैं जब राजनीति में आया तब अरुण जेटली जी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि वो पकड़ के एक तरह से राजनीति में लेकर आए। एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया वर्षों तक। पार्टी ने जो जो जिम्मेदारियां जब दी, चाहे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिया हो या सांसद बनने के बाद कई भूमिकाएं मिली, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का 5 साल मंत्री के रूप में अवसर मिला। कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही आज एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे राज्यों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्यास लगाए जाते हैं क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ना तब सोचा था ना अब सोचा है। जो मिलता है उस पर काम करने का 100% 100% देने का प्रयास होता है कि अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया जाए। तो बिना प्रयास करे फाइनेंस, MIB और खेल, कितने मंत्रालय आपने देख लिए, यू सीन ऑल। आज जब आप देखते हैं, मैं आपके वक्तव्य देखता हूँ, जब आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रियाएं आती हैं आपकी। जो फील है, मैं देख रहा हूँ ये 14 से 19 में शायद आप बहुत बिजी थे फाइनेंस में दूसरे। अब मैं देखता हूँ पिछले 2-3 साल में सोचा रहता जी, बहुत अनुराग जी आपके जो रिएक्शंस आते हैं दे वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मतलब आपका जो व्यू है वो बहुत क्लियर है। आप कहते हैं ये सही है ये गलत है, बीच की लाइन नहीं लेनी। इट्स अ चेंज। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जब आपने कहा ना मतलब अरुण जी हाथ पकड़ के लाए, तब आप सेफ लाइन वॉक कर लेते थे। अभी आप सेफ लाइन वॉक नहीं करते, अभी आप खुल के फ्रंट फुट पे, आप तो क्रिकेट की फ्रंट फुट पे आके आप बाउंड्री पार करना चाह रहे हैं। अब क्रिकेट का पुराना खिलाड़ी रहा हूँ तो थोड़ा सेटल हो जाए पिच पे तो खेल लेना चाहिए थोड़ा, जब मौका मिले। जब लूज बॉल आए तब चौका छक्का लगा लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, चौका छक्का लगा लेना चाहिए, लेकिन जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, चाहे आप सबसे गले मिलें बाहर, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है आपकी प्रतिक्रियाओं पे कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स। 2-3 नेताओं को लेके बीजेपी में, बाबा योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा और तीसरे अनुराग ठाकुर, कि ये 3 नेता ऐसे हैं जो जानबूझ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो लेट मी आस्क अनुराग ठाकुर जी, क्या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम सबका साथ सबका विकास इसी सोच के साथ राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और सेवा भी करते हैं। सरकार, अगर आप 10 साल मोदी सरकार को देखेंगे, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 55 करोड़ बैंक खाते खुले और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिला, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिला, तो किसने पूछा कौन हिंदू कौन मुसलमान? हमने तो सबका साथ सबका विकास किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन रिजल्ट के बाद तो पूछा ना कि वोट नहीं मिला। रिजल्ट वोट नहीं मिला ना, ये आंकलन आप करते हैं, आपका काम है। मैं नहीं कर रहा, बीजेपी के नेता कर रहे, ऑफिशियली कर रहे, बीजेपी के लीडर्स कह रहे कि हमको एक वर्ग का वोट नहीं मिला। हमने सब कुछ किया लेकिन वोट नहीं मिला। मैं आपको एक बात कहूं, वोट देने का अधिकार हर इंसान का अपना है, किसी को वोट दें। जब आप चुने जाते हैं तब आप किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, आप पूरे उस क्षेत्र के लिए चुने जाते हैं। अगर आप देश में जिम्मेदारी तो पूरे देश की जनता के लिए चुने जाते हैं। तब आप ये नहीं देखते कि कितने % लोगों ने और किसने आपको वोट किया। आपकी योजनाएं, आपके प्रोग्राम्स, ये सारे पूरे समाज के लिए होते हैं, देश के हित में होते हैं,
ना कि किसी जाति धर्म को देखकर होते और ना ही ऐसा होना चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल विरोध में हूँ किसी को। अगर ऐसा ही होता तो कांग्रेस ने तो सारी उम्र जिनका वोट खाया, अगर आप जाति धर्म के नाम पर देखेंगे तो कांग्रेस ने सारी उम्र जिनका वोट खाया, जिनके नाम पे जीते रहे, उनके लिए कुछ नहीं किया। सबसे पिछड़े रहे तो अनुसूचित जाति वर्ग रहा, अल्पसंख्यक रहे। लेकिन अगर इन सबके लिए सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने वोट देख के नहीं किया, हमने वोट देख के नहीं किया, हमें लगा पिछड़े हैं, हमने इसलिए किया है कि उनको आज भी देखिए, नहीं तो पक्के मकान कांग्रेस ने बना दिए होते, रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया होता, पानी का कनेक्शन दे दिया होता, तो मोदी जी को करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन वो कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी कांग्रेस के 60 साल के राज में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो ये रिकॉर्ड है, ये हम इसको पूरे गर्व के साथ कहते हैं। और मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने कहूँ, हमने ये तो किया ही है। अगर आप देखिए 1947 से लेकर 2014 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 320 बिलियन डॉलर था, आज 700 बिलियन डॉलर है। यानी कि 320 बिलियन का दुगने से ज़्यादा हो गया, हमने 10 साल में कर दिया। हमारा एक्सपोर्ट दुगने से ज़्यादा हो गया। हमारी एफडीआई जितनी 10 साल में आई, कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। हर क्षेत्र में हमने देश को आगे बढ़ाया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाली। एक्सपोर्ट एफडीआई तो बढ़ गया सुचारिता जी, लेकिन पेट्रोल का प्राइस भी तो बढ़ा है ना? वो बोला था आप लोगों ने, आप तो 11 अशोक रोड आप भूले नहीं है ना? आप कितने वहाँ पे मतलब आंदोलन करते थे सड़कों पे, याद है? तब आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महंगाई, पेट्रोल प्राइस, तो वो सब कांग्रेस कहती है कहाँ गया? देखिए, कहाँ गए वो वाले अनुराग ठाकुर जो सड़कों पे बैलगाड़ी लेके आप निकलते थे? मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम अभी हाल ही में कम किए, और कांग्रेस की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनी तो उन्होंने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम वहाँ पे बढ़ा दिए। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र टैक्स कम करता गया और राज्य की सरकारें वहाँ पे टैक्स बढ़ाती रही, अपना पैसा इकट्ठा करती रही। आखिरकार ये जिम्मेदारी दोनों की है, राज्य की भी है और केंद्र की भी है। केंद्र ने डीजल, पेट्रोल, इन पे भी अपना जो टैक्स है उसको कम किया, और वहीं पर गैस पे भी दाम को कम किया है। अनुराग जी, ऐश्वर्या ने अभी आपसे बात करी आपके बयानों को लेकर। आप क्योंकि हिमाचल से आते हैं, और हाल फिलहाल में जो एक विवाद संजौली में हुआ, उसके बाद मंडी में हुआ, एक अवैध अतिक्रमण को लेकर हुआ, उस पर आपके कई बयान भी आए। अब उन बयानों पर भी बहुत सी प्रतिक्रिया, आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे थे, उनकी आई। मैं आपसे सीधे पूछूंगी कि आपके क्या वो बयान विभाजनकारी नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है आप लोग सत्ता में थे, आपने वहां पर अवैध अतिक्रमण होने दिए, अब आप सत्ता में नहीं है वहां पर, तो आप सीधे ठीकरा फोड़ रहे हैं। हटाने के लिए किसने मना किया है? आप खुलकर कह रहे हैं सब हटा देना चाहिए। नहीं, हटाने के लिए किसने मना किया? अगर अवैध है तो अगर 2 साल से कांग्रेस की सरकार राज्य में है, और किसने प्रश्न उठाया? अनुराग ठाकुर ने नहीं, सबसे पहले कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में सवाल उठाया, और जब वो सवाल उठा रहे थे आगे मुख्यमंत्री जी सो रहे थे, और शायद सरकार राज्य की कांग्रेस की 2 साल से सो ही रही थी। इसीलिए एक के बाद दूसरा लव जिहाद का किस्सा हो, अवैध अतिक्रमण का हो, या फिर ऐसे अनेकों जो समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हों। आखिर ये स्थिति क्यों आई? देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति क्यों आई कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री ने, विधायक ने भी नहीं, मंत्री ने, उसने प्रश्न उठाया और कहा कि हमारी सरकार में ये चिंता का विषय बना है। लेकिन और अगर बीजेपी बोलती तो विभाजनकारी होती, अगर कांग्रेस के मंत्री ने उठाया तो कोई कुछ नहीं कहता। पर उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण आपके कार्यकाल में भी हुआ, आपने होने दिया उस समय। देखिए, बड़ा स्पष्ट ये है कि अगर कभी भी अवैध निर्माण हुआ हो, किसी एक सरकार में हुआ या दूसरी में हुआ, उस अवैध निर्माण को नहीं रहना चाहिए। अवैध निर्माण से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बहू बेटियों को वहाँ चलना मुश्किल हो गया, आते जाते तंज कस देना। आप व्यापार करने आए हो
या छेड़खानी करने आए हो, ये वहाँ पर स्थानीय लोगों ने बड़े विषय उठाए। अगर वहाँ पे महिलाओं का जाना इतना मुश्किल हो गया और कांग्रेस के नेता ही इस बात को उठा रहे हैं, तो कार्रवाई क्या की? केंद्र से इनके बड़े नेताओं ने कह दिया कि इस बिंदु पे चुप हो जाओ, मंत्री बाद में बोले ही नहीं। इनके दूसरे मंत्री ने कहा कि हम कुछ करने वाले हैं, तब उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जब उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत अच्छा किया, हम भी उसी लाइन पे रेडी पटरी वालों को करने वाले हैं कि वो अपने आगे नेम प्लेट लगाएं और अपना सब कुछ करें, तो उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि आपने योगी सरकार की तारीफ की। इनके तीसरे मंत्री यूपी गए तो उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि यूपी की सरकार का एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है, तो उन पे भी लताड़ जड़ दी। तो सच्चाई तो ये है कि अगर कहीं पे ठीक काम हो रहा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस आज भी फंसी हुई है। ये डेमोग्राफिक चेंज जिसकी बात हिमंता बिस्व शर्मा असम में करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, और आप हिमाचल में, आपको लगता है ये एक चिंता का विषय है? ये चिंता का विषय इसलिए है कि शिमला, मंडी और अब चंबा, ये 3 इंसिडेंट तो आपके सामने सामने एक साथ हो गए। और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, जहाँ देश भर के करोड़ों लोग केवल देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। उस देवभूमि में अगर इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार के मंत्री ही कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, और वहाँ पर बहू बेटियों के साथ छेड़खानी के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए अगर कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही कांग्रेस की सरकार, तो आप किसको दोषी मानेंगे? आप कर पाए थे ठीक। और ये बात मैं सिर्फ हिमाचल के सेंट्रिक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भी जो सुचारिता ने कहा, नहीं, उत्तराखंड में भी सेम ऐसा ही था। जब वहाँ पे कार्रवाई की गई, अगर वहाँ पे अतिक्रमण हटाने का काम किया, तो हल्ला कौन मचाता है? तो ये अतिक्रमण उठाने पे बात करते हैं, बुलडोजर पे आते हैं। बुलडोजर ठीक है या गलत है आपके नजरिए? ये मुझे और आपको तय नहीं करना। मैं तो आपसे पर्सनल व्यू पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे पब्लिक मंच पे पर्सनल व्यू क्या पब्लिक व्यू होता है? पर्सनल नहीं होता। ये चलिए, आपने पूछ रहे, तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, अतिक्रमण करने वाले या कोई ऐसे उपद्रवी जो समाज में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर चलाना ठीक है? आपके सामने हाथ देखिए कितने खड़े हो गए, तो ये अपने आप ही पता चलता है क्या है। क्योंकि एक और बात है, बहराइच में एक इंसिडेंट होता है, ये एक, या मैं उसके बाद आता हूँ, उससे पहले ये कि जो हिंदू कंसोलिडेशन की जब बात होती है, असाउद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, खुल के बात कर, अकलियत की, माइनॉरिटी नहीं कहूँगा क्योंकि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन, वो सिर्फ मुसलमानों को कहते हैं कि अगर देश को बचाना है, और उसमें देश को बचाने का नाम ले लेते हैं, देश को बचाना है तो मुसलमानों को एक साथ आना है, तो वो सेक्युलरिज्म है। बीजेपी अगर हिंदू एकता की बात करती है, या कोई भी नेता हिंदुओं को एकजुट करने की बात करता है, तो वो कम्युनल हो जाता है। आपको क्या कहना है इस पर? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आज हिंदू मुसलमान पे काफी जोर है। नहीं, मैं सिर्फ नहीं, आपका रह रहा, मैं पिछले 3 महीने से निकालूं। मैंने विवेक को बोला कि पिछले 3-4 महीने में दादा के कमेंट्स टक 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 टक, तभी तो मैंने बोला आप आगे आके खेल रहे हैं आजकल। सेफ लाइन पे नहीं है आप। नहीं, सेफ लाइन की बात नहीं, जो सही बात है वो कहनी चाहिए जी। अब आप बीच बीच में बहराइच की बात कर रहे थे, कहीं और कर रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है, जा रहा था उस पे जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, क्या उनकी जाति धर्म देख के आप काम करेंगे? कार्रवाई तो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से कोई व्यक्ति आता हो, अगर उसने हिंसा भड़काने का काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और अगर हमारी सरकारों में हुआ है तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया है। अगर आप किसी को पकड़ते नहीं हो तो कहते हो पुलिस ने कमी है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो अखिलेश यादव जी जाकर खड़े हो जाते हैं, जिनके साथ, किनके साथ, जो वोट बैंक की राजनीति के, उनके तुष्टीकरण की राजनीति के काम आते हैं। आप देखिए, अयोध्या में एक रेप हुआ, उस समय अखिलेश जी किसके साथ खड़े थे? वो पुलिस वालों के साथ नहीं आए कि उस बेटी को न्याय दिलाया जाए, वो उसके हक में जाकर खड़े हो गए क्योंकि उनको राजनीति करनी थी। अब भी बहराइच वाले मामले में उन्होंने यूपी पुलिस की तारीफ नहीं की, बल्कि वो दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। कम से कम राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो कानून व्यवस्था ऐसे ही चरमराएगी।
बट ये होता रहा है ना। आपने जब आप केंद्र में मंत्री थे, उससे पहले भी जब आप विपक्ष में थे, जम्मू कश्मीर में ये पहले आतंकवादियों के साथ हम देखते थे सुचारिता की, जब हमारे आर्म फोर्सेस आतंकियों को ढेर करते थे तो कुछ लोग थे तब भी वो पहले नेम प्लेट तख्ती पढ़ने के लिए बोलते थे, देखो कपूर है या खान, उसके बाद मारो, तो तब बोलते थे। अब वो माइंडसेट अब फिर आया पत्थरबाजों पे, अब पत्थरबाजों पे आया यहाँ से। तो पहले नाम देखो फिर करो, कि जो कर रहा है वो देखें पहले। अखिलेश यादव कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आपकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार जानबूझ के पहले नाम देखती है फिर उनको टारगेट करती है। उनका काउंटर ये है। अगर आप उत्तर प्रदेश की देखें जी, जब कुछ और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई अपराधियों के, तब वहाँ पे किसी एक जाति के साथ जोड़ने का काम किया था। तो जिसको जहाँ राजनीति करनी वो कर रहा है, लेकिन पुलिस का काम है अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, और योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा अनुराग जी, आप कह रहे थे मूविंग ऑन, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत हिंदू मुसलमान की बात कर ली। अनुराग जी का एक भाषण संसद में बहुत वायरल हुआ, मुझे लगता है आप सबने वो सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। उसको प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर शेयर भी किया। उसमें आपने कमल की बात की, संविधान की बात की, आपने LOP की बात की। आपने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन ये इसे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा मानकर चल रहे हैं। आपको लग रहा है मौजूदा समय में जो LOP हैं वो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं? देखिए, अगर आप उनके बार बार बयान देखेंगे तो प्रोपेगेंडा ही नज़र आता है, नहीं तो मैं कहता ही नहीं है। और आप उनके भाषण देखिए, अगर पार्लियामेंट में आके जिस तरह से उन्होंने भाषण किया, वो एक नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशन के नेताओं ने आके कहा भाई अब तो नई जिम्मेदारी मिल गई और इस जिम्मेदारी के चलते जिम्मेदाराना बयान आने चाहिए, जिम्मेदाराना भाषण होने चाहिए, लेकिन शायद वो नहीं थे। उल्टा ये देखा गया कि वो अपने सांसदों को और भड़का रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे कि प्रधानमंत्री को संसद में ना बोलने दिया जाए। 140 करोड़ की जनता ने जिस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार चुना, आप उसकी आवाज़ को केवल इसलिए दबाना चाहते हैं कि जनता तक ना पहुंचे। और ये बार बार कांग्रेस ने किया, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार किया, और हल्ला और हुड़दंग मचाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो वो लाल रंग का एक संविधान की छोटी सी पुस्तक लेके चलते थे, ECB द्वारा जो छापी गई, अगर राहुल गांधी जी ने कभी उसको खोल के पढ़ा होता तो कभी उस किताब को हाथ में ना लेते। उसकी प्रस्तावना फॉरवर्ड जो लिखी है वो के वेणुगोपाल ने और गोपाल शंकर नारायण ने लिखी है, जो दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के काल को एक काला अध्याय बताया और कहा कि अगर इससे बचाने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने किया है। और वो उसी कॉपी को लेके घूम रहे हैं। और मैंने जब भरी सभा में इस पूरे विपक्ष से पूछा कि संविधान के पन्ने कितने होते हैं, तो एक भी नहीं बता पाया। मैं जब प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूँ अनुराग जी, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक कोशिश की जाती है कि विदेश में जो मौजूदा सरकार है उसकी एक ऐसी छवि उकेरी जाए जिसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हों। आपको लगता है कि वो प्रोपेगेंडा एक काम कर रहा है विदेश में, क्योंकि इस तरह की एक छवि उकेरने की कोशिश होती है, वो संविधान से भी जुड़ी हुई है, वो जाति व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, और वो आपकी सरकार की हिंदू मुसलमान वाली नीति से भी जुड़ी हुई है? देखिए, पहला तो मैं कहूं कि पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी तक भी, ये सभी के आप पिछले पुराने बयान देखिए, सभी ने जाति जनगणना के लिए ना कहा था। एक नहीं, बार बार उल्लेख है इसका। इनकी अपनी सरकार में भी जब सेंसस हुआ उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बाहर रिपोर्ट आने दी। आज ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि जब राहुल गांधी जी तीसरा चुनाव एक साथ हार गए तो उसके बाद विभाजन करना चाहते हैं देश का, कितने टुकड़े करना चाहते हैं, किस टुकड़े पे राज करना चाहते हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े गैंग उनको फिर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस में क्यों शामिल करवाया, जातिवादी पे या जाति की राजनीति क्यों करना चाहते हैं। और जब हमने एक सवाल पूछ ही लिया पार्लियामेंट में कि जिसको अपनी जात का पता नहीं
वो जाति जनगणना मांगते हैं। अब पूछा तो मैंने था, अब इतनी मिर्च लगी कि एक के बाद दूसरे नेता वहां पे खड़े हो गए। और मजेदार बात यह है कि उसके बाद देश भर के सोशल मीडिया में इन दोनों नेताओं के, अखिलेश जी के, राहुल गांधी जी के इतने बयान सोशल मीडिया पे चलने शुरू हो गए। कभी किसी पत्रकार की जाति पूछते थे, कभी किसी दूसरे की जाति पूछते थे। आप भी तो उनकी जात का गठबंधन पता एक बार चला लगा कि दी नहीं थी। पता चला? आप नहीं मानेंगे, आप पता करें बिना मानेंगे नहीं। मैं तो अगले सेशन का इंतजार कर रहा हूं, रिपब्लिक का सही नहीं, बताइए, पार्लियामेंट का। नहीं, लेकिन अनुराग जी, हरियाणा में बहुत सारी बातें की, क्योंकि आपने अभी प्रोपेगेंडा की बात की, तो सेम एक प्रोपेगेंडा नहीं, चला आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जात का पता चला कि नहीं? नहीं, आपको पता चलेगा ना पहले। साथी आपके हैं तो संसद अगले सेशन का इंतजार हमें करना है। वो भी कांग्रेस बहुत के आ लोग रहेगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ बाहर आए। कोई कहता शहीद, कोई कहता कुछ। तो मुझे तो अभी, मैंने ये तो सुना था कि पिछली बार जब जो गणना हुई, जाति जनगणना हुई, तब जब शायद 40 लाख से ज़्यादा जातियों का पता चल पाया था। तो एक इन्होंने और जोड़ दी है, एक शायद। जोड़ दिए हैं। तो अनुराग जी, क्योंकि आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, तो वो प्रोपेगेंडा हरियाणा के इलेक्शन से पहले भी चला था कि बीजेपी हरियाणा हार चुकी है। आपसे पहले खट्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला, मेरे को भी आके लोगों ने बहुत बोला था कि आप हार गए, लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि हाँ, हम हाफ वे मार्क में हो सकता है 2-3 सीट कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और हम रेडी थे। लेकिन जो नंबर्स आए, देवर अमेजिंग। अब हरियाणा तो हो गया, अब महाराष्ट्र है, झारखंड है, उसके बाद दिल्ली है। आपको लगता है बीजेपी इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में आपके पास जितने भी ऑपोजिशन थे, और महाराष्ट्र और हरियाणा की पिक्चर अलग अलग है, आप जानते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार तो आपके साथ, शिंदे साहब को तो आप ले आए, अशोक चव्हाण साहब को तो आप ले आए, बस मतलब क्या बताऊं, बस पवार साहब बड़े वाले नहीं आए, बाकी तो सब आपके पास है। तो विपक्ष तो है ही नहीं कुछ आपके पास। क्या है विपक्ष? देखिए, पहले मैं हरियाणा पे जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमारा काम है वहाँ पे बोला है। बगैर खर्ची पर्ची के जो 1.5 लाख नौकरियाँ मिली, वो एक चर्चा थी नीचे कि किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना खेत नहीं बेचना पड़ा, अपना कर्जा नहीं लेना पड़ा, किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ईमानदारी के साथ 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, तो हमारी सरकार ने दी। फिर वहाँ पर जो दलाल और दामाद की बात चली, तो पिछली सरकारों में दामाद के लिए जैसे ज़मीनें की गई और दलालों के लिए जैसे काम किया गया, वो जुबान पे लोगों के चढ़ा था। और दलितों का अपमान जो कांग्रेस के राज में हुआ, वो लोग भूले नहीं थे। कैसे? मिर्चपुर कांड अगर हुड्डा जी की सरकार में देखा जाए, 18 दलितों के घर जला दिए थे, 19 दलितों की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार किए गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद साथ लगते राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार दलित और अनुसूचित जनजाति की बेटियों के साथ हुए और उनकी हत्याएं हुई। कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं हरियाणा में था। और कहीं ना कहीं जो ईमानदार नेता के रूप पर हरियाणा में सुचारिता जी, आपको याद होगा वो पहल, उस समय आप खेल मंत्री थे और पहलवानों से बहुत मिलते थे। वो कुछ नहीं, फार्मर लॉ, फार्मर जो प्रोटेस्ट था, वो जो पहलवानों का जो देखिए, प्रोटेस्ट कई था, विषय आए। हरियाणा में उस कुछ समय नहीं। अनुराग जी खेल मंत्री थे, तो मुझे हाँ, लगता है कि आज बहुत से देर लोग रात को जानना बैठकें चाहते करते हैं, थे। क्योंकि आपने उन पहलवानों से उस समय मुलाकात की थी। आज वही लोग अब राजनीतिक दल का हिस्सा होकर चुनाव लड़ गए, तो आज के समय में उनसे क्या कहना चाहेंगे अनुराग जी? मुझे लगता है खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए जब तक खेलते हैं। खेलने के बाद किसी को राजनीति में आना, सबका स्वागत है, किसी पे कोई रोक नहीं है। लेकिन खेल का प्लेटफॉर्म राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा केवल इतना कहना है। जहाँ तक पहलवान, किसान और नौजवान की सबकी बात है, इन सभी पे देखिए अग्निवीर को एक बड़ा विषय वहाँ पे बनाया गया, या फिर किसान आंदोलन की बात की गई, पहलवान की बात की गई। इन सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी को खुल के वोट पड़ा। जहाँ तक वो कहते थे कि जाट समुदाय एक तरफा वोट करेगा, मैं खुलकर कहता हूँ हमारे जितने इस बार वोट मिला है, समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, क्योंकि सबका साथ सबका विकास किया। हमने ये नहीं कहा कि जाट के नाम पे वोट दो, दलित के नाम पे वोट दो, फलाने के नाम पे दो। हमने कहा हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट दो, बगैर खर्ची पर्ची की सरकार, बगैर दलाल दमाद की सरकार, और दलितों के स्वाभिमान के लिए वोट भी दो। तो ये हमारे हक में काम किया। तो फिर महाराष्ट्र में किसके नाम पे मांगे? काम के नाम पे हमारा जो काम है, देखिए आज महाराष्ट्र अगर देश में सबसे पहले कोई राज्य
$1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर होगा जी। तो उसमें महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और हमारी वहाँ की सरकार ने शानदार काम किया है। गठबंधन की सरकार है लेकिन बहुत अच्छा तालमेल है योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए। मैं आपके सामने ऐश्वर्या जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप बॉम्बे, क्योंकि आपका पहले बड़ा ऑफिस तो वहीं था, बिल्कुल सर। आप कोस्टल रोड देखिए, जी जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई बंद हो गया, मेट्रो का काम बंद हो गया, सड़कों का काम ना के बराबर चला। ये केवल उस समय की इनकी गठबंधन की सरकार, पवार साहब, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, ये केवल इसी जुगाड़ में लगे थे कि कैसे सरकार को 5 साल चलाना है। बाकी कामकाज ठप हो गए थे, जनता तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि उद्धव जी तो अपने विधायकों से भी नहीं मिल पाते थे, तभी तो ये टूट कर आए हैं, नहीं तो कोई कारण ही नहीं था। और आज ये हालत है कि तीनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी मिलना चाहे तो मिल सकती है। और ये प्रोजेक्ट कोस्टल रोड जो कल्पना की थी 1967 में, वो तब नहीं बना, आज हमारी सरकार ने बनाकर पूरा कर दिया। आज महाराष्ट्र को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले जो शायद कभी सोचा नहीं था। हमारा आज तक का सबसे बड़ा जो पोर्ट है उसके लिए 76,000 करोड़ रुपया मंजूर किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका काम भी हमने शुरू कर दिया। अनुराग जी, हरियाणा की बात हो रही है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा उदाहरण है जिसपे बहुत से लोगों ने, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमने देखा कैसे एग्जिट पोल्स ने जो कहा सब धराशायी हो गए, कांग्रेस जीत रही थी हार गई, आप लोग हार रहे थे आप जीत गए। लेकिन ऐसा ही इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहाँ पर भी जिस तरह से सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीद बांध कर चल रही थी उनकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बन गई। मौजूदा समय में बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है दुनिया की। आपको लग रहा है ये जो जीत है, ये जो एक टर्न अराउंड है, ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये बीजेपी कैसे कर पा रही है? क्योंकि मैं संगठन से जुड़े सवाल भी आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके, कोविड के टाइम पे लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, हमारा कार्यकर्ता सड़क पे चल के लोगों को मास्क भी देता था, अनाज भी देता था, खाना भी देता था। दुनिया के किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उस संगठन से आता हूं, हमने काम करके देखा है। दूसरा, मैं आपसे कहता हूं कि केवल सरकारें बनाना हमारा काम नहीं, सरकार के माध्यम से समाज में एक बड़ा योगदान करना, उसको एक गति देना। हमारे यहाँ तो पंडित दीनदयाल जी के जो विचार हम उस पर चलते हैं, अंत्योदय कि पंक्ति के अंत में जो खड़ा है उसके लिए हमें काम करना है, उसका उद्धार करना है। अगर आप मोदी सरकार की नीतियों को देखोगे उसी दिशा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे भारत के कदम बढ़ रहे हैं तो दुनिया के कई देश भारत की आलोचना करने पे आ गए हैं। एक प्रोपेगेंडा वहाँ से चलता है भारत को बदनाम करने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करती है तो देश के अंदर राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं हमें लपेटने के लिए। लेकिन सच्चाई की सदा जीत होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। आप ये बोलते हैं संगठन की जीत है, लेकिन विरोधी कहते हैं वन मैन पार्टी बन गई है। हमारे पास नेता ऐसा है जो दुनिया का 5 सालों से लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में अगर दुनिया में कोई चुने गए तो नरेंद्र मोदी चुने गए। हम इस बात पे गर्व है। और ईमानदार सरकार चलाई, 10 साल में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। आप नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी की सरकार तक देखिए, इनकी सरकारों पे कितने आरोप। जीप घोटाले से लेके अगस्ता वेस्टलैंड तक मैं सारे घोटाले गिना सकता हूँ, तो आज इतना समय नहीं होगा। इनके भ्रष्टाचार की सरकारें रही, हमने ईमानदारी के साथ सरकार चलाई। इसलिए हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर कि मोदी जी हमारा नेतृत्व करें, ना केवल पार्टी का बल्कि देश का भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आपने जनता के बीच जाने की बात की है, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत आप बुलाते रहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद।